गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लैरिटी ऑन ईटीए बिजनेस वर्सेस फिजिकल बिजनेस। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, नैनो एंटरप्रेन्योर्स हैं, टाइनी एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, वेजिटेबल वेंडर बिजनेस है कि कोई सब्जी का काम कर रहा है, कोई अपना सैलून चला रहा है, कोई अपना ब्यूटी पार्लर चला रहा है। ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। जो छोटे बिजनेस होते हैं पहले सर्वाइवल के लिए किए जाते हैं। ठीक है। जिससे कि आपके जो दैनिक खर्चे हैं, यानी एक्सपेंसेस डेली एक्सपेंसेस, आप उनको मैनेज कर पाए। तो इसीलिए ये जो छोटे लेवल के फिजिकल बिजनेस लोग करते हैं। ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट ये होता है कि हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते, हम इंडिपेंडेंट अपना काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके के माइंडसेट के जो लोग हैं, वो चाहे छोटा काम करेंगे लेकिन वो अपना काम करेंगे। इनकम चाहे थोड़ा कम हो लेकिन वो अपना करेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने रेडी में चाट बेचते हुए देखा है। गोलगप्पे आपने देखे होंगे कि चाट, ये जो टिक्की चाट, भल्ले पापड़ी वगैरह, ये सब वो लोग बेचते हैं। पानी पूरी का बिजनेस करते हैं, छोले भटूरे का काम करते हैं, पराठे बनाने का बेचने का काम करते हैं, समोसे बनाने बेचने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फिजिकल लेवल पे लोग करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे पान का बिजनेस हो गया है, चाय का बिजनेस हो गया है। ठीक है। फूड बिजनेस हो गया है। तो फिजिकल बिजनेस जो लोग करते हैं, वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि कहाँ पर उनकी चीजें बिक सकती हैं। ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो छोटा बिजनेस करते हैं। छोटा बिजनेस करने के लिए भी एक बड़े लॉन्ग टर्म का माइंडसेट चाहिए होता है फ्रेंड्स। यदि आप ये समझ लीजिए कि अगर एक छोटा बिजनेस भी अगर करना है तो स्टार्ट करता है, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करता है, या मेहनत का पैसा उस बिजनेस के अंदर डालता है। तो वो जो सोचता है, उसका जो लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो बड़ा लंबा होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं वो छोटे बिजनेस से ही मीडियम स्केल के बने हैं, मीडियम स्केल से वो लार्ज स्केल के बने हैं। तो बिजनेस से ही पैसा कमाया जाता है, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको बड़ा बनाया जाता है। तो जो बड़ा बिजनेस होता है, वो छोटे बिजनेस से बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्वालिटी चाहिए। जो बिजनेस लीडर है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना उसके अंदर स्किल है, कितना उसके अंदर उस बिजनेस के प्रति डेडिकेशन है। ठीक है। बहुत सारे लोग फिजिकल बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। वो 1 साल चलाते हैं, 2 साल चलाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स को हमने देखा है कि लोगों ने रिटायरमेंट के बाद अपने ग्रोसरी स्टोर खोल लिए। ठीक है। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद वो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि देखो, आपका जो माइंडसेट था ना, वो था कि आपने 35 साल जॉब की। ठीक है। आपने 35 साल जॉब की। जॉब करने के बाद आपका माइंडसेट तो बिजनेस का है ही नहीं। आपने जॉब की, जॉब के बाद आपने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइम पास के लिए, कि ताकि रिटायरमेंट के बाद मेरा कुछ टाइम पास हो जाए। तो आपने जब टाइम पास के लिए आपने एक दुकान खोली, तो लेकिन आपका माइंडसेट है ही नहीं उसको चलाने का। ठीक है। आप सिर्फ क्या, दुकान में जा रहे हैं, कोई कस्टमर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो बिजनेस नहीं चलता। जब तक आपकी अपनी खुद की एस्पिरेशन नहीं होगी उस काम को करने के लिए, तब तक आप उस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको ये लगता है कि हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, ठीक है, सारी चीजें हमने तैयार कर दी हैं, अब कस्टमर अपने आप आएगा और उसके बाद हमारी दुकान पे आएगा, हम उसको सेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, ये सिर्फ 10% चीजें काम करती हैं इसमें। ठीक है। 90% आपकी एस्पिरेशन पे काम करता है, आपकी नेटवर्किंग पे काम करता है, आपकी मार्केटिंग पे काम करता है। बहुत सारी क्वालिटी चाहिए बिजनेस लीडर्स के लिए, जो बिजनेस इनिशिएटर्स होते हैं, जो बिजनेस को करते हैं, बिजनेस ऑनर्स आप कह लीजिए। एक छोटी सी भी जो लोग रेडी चलाते हैं ना, मैं कहता हूँ कि वो यदि छोले भटूरे के भी काम करते हैं, तो वो उसके टेस्ट पे भी काम करते हैं। भीड़ अपने आप आती है यदि वो उसके टेस्ट पे काम करते हैं। दूसरा, वो कस्टमर के ऊपर काम करते हैं कि भाई कस्टमर को क्या चीज़ सही लगेगी, रेट पे काम करते हैं, उसके प्राइस पे काम करते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं कि कौन से टाइम में ज़्यादा रश होता है, किस टाइम में, कितने से कितने टाइम में उनकी सेल ज़्यादा होती है, कितने से कितने टाइम में सेल कम होती है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता करनी पड़ती हैं बिजनेस के लिए। तो तब जाके वो आगे सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टेशनरी का काम करते हैं। तो मतलब, बिजनेस चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन जब तक आपका बिजनेस का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते किसी भी फिजिकल बिजनेस के अंदर। ठीक है। चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो। और अगर आप छोटे से छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है, छोटे से छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का नहीं होगा ना,
मतलब आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन अगर नहीं होगा तो आप उस बिजनेस के अंदर ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एक एनर्जी चाहिए ना बिजनेस की, वो एनर्जी आपके अंदर होगी नहीं, और उसके बाद आप उसमें फ्लॉप हो जाएंगे, तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट जो होता है बिजनेस का, वो होना चाहिए। जैसे सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस को कब तक कर सकते हैं? ठीक है, 2 साल कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, लाइफ टाइम कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हो कि मैं इस काम को करूंगा तो लाइफ टाइम ही करूंगा, चाहे मुझे सक्सेस मिले या फिर मुझे इसके अंदर अनसक्सेस मिले, ठीक है, लेकिन काम मुझे यही करना है। यदि आपने एक रिजिड वे में अगर आपने उसको स्टार्ट किया, लेकिन पूरी रिसर्च के साथ उसको करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं कि हवा में तीर चला रहे हैं, ठीक है, हवा में तीर चला रहे हैं आप, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो डे ड्रीम की तरह हो जाता है। बिजनेस के लिए पूरी रिसर्च चाहिए, पूरा डेटा पे पूरा काम किया जाता है, पूरी रिसर्च की जाती है, पूरा फील्ड वर्क किया जाता है, ठीक है, तब जाके ये बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। होता क्या है कि आदमी रात में सोचता है कि मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ, उसके बाद कहीं से पैसा अरेंज करता है, उसको स्टार्ट करता है, उसके बाद 1 साल उसको चलाता है, उसके बाद फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद वो दूसरे बिजनेस में वो स्टार्ट करने के लिए सोचता है कि यार ये नहीं है, अब मेरे लिए ये वाला बिजनेस है, अब वो दूसरे बिजनेस को पकड़ता है, फिर वो 6 महीने चलता है, वो फिर फेल हो जाता है, तो आदमी फिर क्या है, फिर तीसरा पकड़ता है, फिर तीसरे में भी फ्लॉप हो जाता है, फिर वो अपना माथा पकड़ लेता है, कहता है कि यार अब कोई भी बिजनेस मेरे लिए नहीं है, और मेरी किस्मत खराब है बिजनेस के प्रति, बस यही सोचता है फिर इंसान। ठीक है, अक्सर लोग यही सोचते हैं। जो लोग 1 2 3 बिजनेस में फेल हो जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि बिजनेस उनकी किस्मत में नहीं है और वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, किस्मत वाली एक अलग चीज है, उनको वो क्वालिटी पहले डेवलप करनी पड़ेगी, बिजनेस की क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, बिजनेस जो ऑनर होते हैं, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, उनकी पहली क्वालिटी ये होती है कि वो जो भी काम करेंगे उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए, कि भाई मुझे 10 साल यही काम करना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक चीज़ मुझे बड़ी नेगेटिव लगती है उनमें, कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हम लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा किसी और दूसरे बिजनेस करने का। ठीक है, ये वो कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप पहले फेलियर के बारे में क्यों सोचते हो? इसका मतलब है कि आपने उस बिजनेस के बारे में पूरी रिसर्च नहीं की है, आपने डेटा इकट्ठा नहीं किया। आपके अंदर 100% उस बिजनेस को करने के लिए जुनून होना चाहिए, आपके अंदर पूरा जुनून के साथ साथ आपके अंदर पूरी एस्पिरेशन होनी चाहिए, पूरा आपने एनालिसिस किया हो, पूरी रिसर्च की हो, पूरा डेटा आपके पास हो, पूरा फील्ड वर्क किया हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके अंदर पूरी स्किल होनी चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं और उसके अंदर सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, सक्सेस या तो आपको 100% मिलेगी या फिर आपको 0% मिलेगी, या तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे या तो फिर अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ फिजिकल बिजनेस और ईटीएफ बिजनेस के बीच में। फिजिकल बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपके हार्डवर्क की ज़रूरत है, आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, आपके नेटवर्किंग की ज़रूरत है, यानी कि जो फिजिकल नेटवर्किंग है उसकी ज़रूरत है, मार्केटिंग की ज़रूरत है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो फिजिकल बिजनेस इतना आसान नहीं है। फिजिकल बिजनेस को अगर आप मीडियम टर्म के बिजनेस में, यानी लार्ज स्केल पे या बड़े स्केल पे अगर भविष्य में करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल बिजनेस को एक नए अंदाज में आपको करना पड़ेगा। सपोज एक टेलर है, उसने अपने टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। अब क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे टेलर देखे हैं जिन्होंने एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया और सिंगल मतलब वन मैन शो से स्टार्ट किया उन्होंने। उसके बाद उनके पास कम से कम 10 स्किल्ड टेलर्स हैं और उनका बिजनेस इतना फैल चुका है कि पहले वो शायद, मुझे लगता है कि 2 लाख 3 लाख का अगर टर्नओवर करते होंगे साल भर के अंदर, 3 लाख 5 लाख तक का, तो आज वो 1 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हैं। मैं टेलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेंशन कैसे किया, किस तरीके से किया, वो डिपेंड करता है कि उनकी स्किल के ऊपर, उनकी एस्पिरेशन के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया तो इन्वेस्टमेंट कितनी की उन्होंने? सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और आज वो कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या माइंडसेट है जो 1 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं, जिन्होंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था? और ऐसे भी मैंने बहुत सारे टेलर देखे हैं जो आज जिस पोजीशन पे है, आज वो सेम उसी पोजीशन पे है। ठीक है, उनके साथ सिर्फ एक हेल्पर है बस, बाकी उन्होंने अपना एक्सपेंशन के बारे में सोचा नहीं। उनको लगता है कि बड़ा झंझट वाला काम है,
इसलिए अकेले जो भी काम कर सकते हैं अकेले करो, और जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है जितना हम कर सकते हैं उतना ले लो, बाकी जो है कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इस तरीके के माइंडसेट के जो लोग हैं वो आगे जाके फेल भी हो जाते हैं, और बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती है उनके साथ। मान लीजिए कि वो बीमार हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, उनका बिजनेस रेवेन्यू नहीं आएगा उनका। यदि एक एंटरप्रेन्योर है, उसने कम से कम 20 लोगों को उसने ट्रेनिंग टेलर्स रखे हुए, स्टाफ रखा हुआ है, अगर वो बीमार भी हो जाता है यानी कुछ इमरजेंसीज भी आ जाती है, तो उसका काम चल रहा है, वो सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, और दूर से भी वो मॉनिटर कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ए गुड बिजनेस। तो उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक जुनून होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करता हूं मैं ईटीएफ बिजनेस की। देखो, ईटीएफ बिजनेस इज ए साइड हसल। ये आप जो कर रहे हो ना, उसके साथ साथ है ये। आप ये मत सोचिए कि ईटीएफ बिजनेस से आपका घर चल जाएगा। शुरू शुरू में फिजिकल बिजनेस से चल जाएगा। यदि आप किसी, देखो कोई सब्जी वाला है, वो सब्जी का काम करता है ना, तो उसका घर चल जाएगा सब्जी से। कोई पान वाला है तो उसका पान बेचने से उसका घर चल जाएगा, मैनेज कर लेगा वो। समझ रहे हो, वो मैनेज कर लेगा। कोई रिक्शे वाला है ना, उसका घर चल जाएगा, वो मैनेज कर लेगा। ऑटो वाला मैनेज कर लेगा, छोले भटूरे वाला मैनेज कर लेगा, टेलर मैनेज कर लेगा, मोची मैनेज कर लेगा, समोसे वाला मैनेज कर लेगा, ये सब मैनेज कर लेंगे फिजिकल बिजनेस। लेकिन अगर मैं ईटीएफ बिजनेस की बात करूं, तो शुरू शुरू में ये कोई मैनेज नहीं कर पाएगा इस तरीके से कि आप इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ कि भाई ईटीएफ बिजनेस से हमारा घर चल जाएगा। आप लोगों का घर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ईटीएफ बिजनेस एक इन्वेस्टिंग बिजनेस है। इसके अंदर सबसे पहले काफी समय तक आपको इन्वेस्टिंग करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इन्वेस्टिंग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न मिलने के बाद जब आप बड़े स्केल पे इसको करोगे, तभी आपका सर्वाइवल होगा। तो जो लोग ईटीएफ बिजनेस, जिन्होंने शुरू शुरू में छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, मान लीजिए किसी ने 1 लाख से किया होगा, किसी ने 2 लाख से किया होगा, किसी ने 5 लाख से, किसी ने हो सकता है कि किसी ने 500 रुपए से भी स्टार्ट किया होगा, 1000 रुपए से। तो पहले शुरू शुरू में ये एक इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग एज ए इन्वेस्टर रोल होता है पहले कुछ सालों तक। ठीक है, तो इन्वेस्टर रोल के बाद फिर एक ट्रेडर रोल स्टार्ट हो जाता है, एक ट्रेडर, ईटीएफ ट्रेडर। कि आप क्या करते हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपको 10% 15% आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि उन ईटीएफ को प्रॉफिट बुक करके फिर आप दोबारा से फिर उनको बाय करते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ऊपर आते हैं, तो ऐसे करके ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, और जब ये बिजनेस लार्ज स्केल पे चला जाता है, मैं लार्ज स्केल कहता हूँ कि अगर मान लीजिए अ, किसी का अगर इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ऊपर है, तो मैं इसको लार्ज स्केल पे कह सकता हूँ। 50 लाख से ऊपर है कि भाई आपने ईडीएफ के अंदर 50 लाख से ऊपर पैसा लगाया हुआ है, या आप लगा रहे हो पैसा, वो लार्ज स्केल पे हो गया। उसमें अगर मान लीजिए कि 5% का भी रिटर्न अगर आपको मिल जाता है क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में आपको 5% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये बहुत बढ़िया है। वो लेके आप निकल सकते हो और आपका सर्वाइवल भी होगा। तो आप लगा लो कि अगर 50 लाख रुपए का, ठीक है, 5% कितना होता है, 2.5 लाख हो गया। अगर 2.5 लाख रुपए आपका क्वार्टरली आ रहा है, 3 महीने का आ रहा है, तो आपका सर्वाइवल होगा या नहीं होगा, ये बताइए। मैं कहता हूँ कि 6 महीने में भी अगर आ रहा है आपका 2.5 लाख रुपए, तो आपका सर्वाइवल होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो वो सर्वाइवल के लिए आपको जो अमाउंट लगेगा वो थोड़ा बड़ा लगेगा इसके अंदर। ठीक है, सर्वाइवल आपका 20 लाख में भी हो सकता है। अगर आपका 20 लाख रुपए की आपकी अगर इन्वेस्टिंग हो रखी है, और मार्केट अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ अगर नहीं है, कि नीचे की तरफ ही जा रहा है, बेरिश मोड पे जा रहा है, तो उस समय स्थिति थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है। लेकिन आपका जो सर्वाइवल है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपका फंड ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी माइंडसेट की जरूरत है कि आपके अंदर स्किल होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। तो कोई भी बिजनेस है उसके लिए आप एक लंबे समय तक अगर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर भी, मतलब ईटीएफ बिजनेस के अंदर भी आप तभी कामयाब हैं जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगाते हैं ईटीएफ के अंदर, और आराम से 4-5 लाख रुपए वो निकाल लेते हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने में, 3 महीने में, जब भी मतलब उनको मौका मिलता है तो वो निकाल लेते हैं। तो एक माइंड सेट बना हुआ है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी, सपोज हम जिसका 50 लाख है, आप क्वेश्चन ये आएगा, आप लोग क्वेश्चन करोगे कि अगर किसी के पास सर 50 लाख है, तो वो ईटीएफ के अंदर क्यों करेगा, वो तो एफडी करेगा। ठीक है, एफडी उसको करना चाहिए, उसको ईटीएफ के अंदर तो नहीं करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि किसी के पास 50 लाख रुपए है, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, 50 लाख रुपए तो एफडी में उसको कितना ब्याज मिलेगा, उसको 7% मिलेगा, 8% मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन होगा तो 8% मिलेगा, नहीं तो 7% मिलेगा। तो 1% अगर माइनस भी कर दिया जाए तो 6% मिलेगा उसको ब्याज। ठीक है, और ईटीएफ के अंदर आपका 15% टू 20% मिलने के चांसेस है। ठीक है, और
एक चीज़ क्या होती है कि जब आप कोई किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं फ्रेंड्स। साइकोलॉजी काम करती है, लर्निंग काम करती है, फिर उसके बाद आपकी नॉलेज एनहांस होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप कंपाउंडिंग करना आप सीखते हैं, ठीक है? यदि आप एफडी किया है, तो एफडी के अंदर कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है। उसमें आपका कोई भी दिमाग नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ठीक है? आपका सिर्फ क्या होता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि भाई क्वार्टरली हमारे पास कुछ फंड आ जाएगा, उस फंड को फिर आप कहीं लगाएँगे, एक्सपेंस करेंगे, जो भी करेंगे एक्स, वाई, ज़ेड करेंगे, उसको आप करेंगे, ठीक है? लेकिन ईटीएफ के अंदर आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, बहुत सारी साइकोलॉजी एनालिसिस करेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारी स्किल की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है, ग्लोबल सिचुएशंस को समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, तभी जाके आप ईटीएफ के अंदर, बिज़नेस के अंदर, ईटीएफ बिज़नेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। तो शुरू-शुरू में बहुत सारे लोग पैसा लेके आते हैं, 20,000 लेके आ गए, 50,000 लेके आ गए, 1 लाख लेके आ गए कि सर 1 लाख से हमारा 3 महीने में 10,000 रुपए निकल जाएगा क्या? 6 महीने में हमारा 10,000 रुपए निकल जाएगा क्या? देखो फ्रेंड्स, ईटीएफ बिज़नेस, आपका मार्केट में आप लोग काम कर रहे हो। आपने देखा होगा कि 6 महीने के अंदर लोगों को चवन्नी भी इनकम जनरेट करने का मौका नहीं दिया मार्केट ने। ठीक है, चवन्नी तक भी नहीं दिया। मार्केट ऐसे बेरिश मोड पे चली गई। आप, एक्सपीरियंस आपके सामने ही है। लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट जब नीचे है तो बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जो छुपके-छुपके से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना बताए। मतलब क्या है कि कर रहे हैं अपना, वो अपॉर्चुनिटी का एक फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है? वो अपना, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है कि मार्केट जब नीचे गिरेगी तो वो कितना लगाएँगे, क्या लगाएँगे, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? वो सब अपना करते हैं। जब प्रॉफ़िट हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि भई ऐसा है, हमने जब मार्केट गिरी थी तो हमने इतना लगाया और इतना कमाया। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ईटीएफ बिज़नेस एक बिज़नेस है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म वाला बिज़नेस है, और जब ये बिज़नेस आपका बड़े स्केल पे जब चला जाता है ना, तो उसके बाद फिर इसके अंदर बहुत ही मज़ा आता है। फिर आपको जो दूसरे बिज़नेस है ना, वो फीके लगेंगे। अगर किसी का 1 करोड़ रुपए ईटीएफ पे लगा हुआ है ना, 1 सीआर अगर लगा हुआ है, तो ये समझ लो कि वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाले मोड पे आ चुका है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाले मोड पे आ चुका है, और आराम से वो अपने जीवन में पूरा मस्त तरीके से वो जी सकता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? उसके अलावा वो साइड हसल्स जितने मर्ज़ी करे, लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाले मोड पे आ चुका है। अगर किसी का 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है और प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद लगा हुआ है अगर उसका, ठीक है? और वो अगर इनकम जनरेट कर रहा है, तो बल्ले-बल्ले है उसकी, ठीक है? जो इनकम जनरेट हो रही है उसको भी पता है कि ईटीएफ सेफेस्ट मॉडल है, तो जो इनकम जनरेट होगी उसके बाद फिर उसको और लगाएगा। ठीक है? इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें, टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आ जाती हैं, तो वो चीज़ें हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो शॉर्ट कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग कैपिटल गेन होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको जानकारी उसकी भी होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर टैक्स इम्प्लीकेशंस तो होते हैं, ठीक है? लेकिन वो प्रॉफ़िट के सामने कम होते हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट है, तो गवर्नमेंट को 20,000 रुपए देने में क्या दिक्कत है? अगर आपका 10 लाख रुपए का प्रॉफ़िट है, तो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने में क्या दिक्कत है? अगर आपका 1 करोड़ रुपए अगर आपका बन गया है, तो 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को, 20% गवर्नमेंट को देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता था, ताकि आप, देखो किसी भी चीज़ से अगर एक्सपेक्टेशन है ना अगर आपको, तो सबसे पहले उसको आपको ये सोचना है कि क्या मैं इसे अपने भविष्य में, इसको सस्टेनेबल मॉडल के फॉर्म में मैं क्या इसको कर सकता हूँ? अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस काम को करने की, जिसको आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर आप कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं कि सर हमने ईटीएफ के अंदर पैसा लगाया, लेकिन हमारा माइनस हो गया है, ठीक है? अब ये ऊपर ही नहीं आ रहा, ये मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, हमने इतने-इतने इंडेक्स में के ईटीएफ में हमने लगाया, ठीक है? नहीं हो पा रहा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट बेरिश मोड में होगी तो सबका पोर्टफोलियो माइनस होगा। ये एक कॉमन चीज़ है, इसमें कोई रोने-धोने वाली बात नहीं है, ठीक है? आपको, अगर आप रोने-धोने वाला अगर काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको इसको एज़ ए बिज़नेस अगर आप लेते हैं और लॉन्ग टर्म बिज़नेस लेते हैं, तो ये इतना आपको पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 50 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है, ठीक है? वो लोग बहुत मज़े में होते हैं, जिन्होंने सीखा होता है, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा और आप लोगों का पोर्टफोलियो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ का तो हो। हमने तो गोल रखा है 1 करोड़ रुपए का, कि हमारा 1 करोड़ रुपए का हमारा ईटीएफ का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और जो हम धीरे-धीरे करके उसको ग्रो कर रहे हैं। पहले हम ₹500 से हमने स्टार्ट किया था, फिर 1000, 2000, अब माइंडसेट इस तरीके से बिल्ड हो रहा है कि हम अपना पोर्टफोलियो को धीरे-धीरे करके बिल्ड कर रहे हैं।
ठीक है, अभी पोर्टफोलियो मान लीजिए 12 लाख का हो गया, फिर 20 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके होगा, एकदम से तो होता नहीं है कोई चीज़ें। ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि जो चीज़ें हमने कही हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। कोई भी दुनिया में बिजनेस करोगे, सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं इस बिजनेस को लाइफ टाइम चला सकता हूँ या नहीं चला सकता। लाइफ टाइम। और कितने उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आएंगे, इसके लिए क्या मैं तैयार हूँ। यदि आप तैयार हैं तो आप उठिए और कमर कस कस लीजिए। चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, किसी भी बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आते हैं, चाहे आप छोटा बिजनेस करोगे, मीडियम वाला बिजनेस करोगे, बड़ा बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, आपके बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आएंगे। ठीक है। उन चैलेंजेस को पार करने के बाद ही आप सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन आएंगे। तो आज अगर मार्केट नीचे की तरफ है ना, तो ये एक एग्जामिनेशन है आप लोगों के लिए कि भाई आप इस घड़ी में आप किस तरीके से आप मैनेज करते हो, आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करते हो, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा स्ट्रांग बनाते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको ज़्यादा क्लैरिटी है। ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको क्लैरिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा उसके अंदर फोकस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप ईटीएफ बिजनेस के अंदर, जो हमारा 6 महीने, देखो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ गई है, और हमने इस चीज़ को फील किया है कि ईटीएफ बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि इसको एक रेगुलर इनकम की तरह इसको बनाया जाए। हमने भी ये सोचा था, और हमने बनाया भी है रेगुलर इनकम। मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो भी दिखाए थे, और रेगुलर इनकम हमने एक डीमेट अकाउंट के अंदर हमने एक 10 के आसपास हमने प्रॉफिट किया था, और एक में हमने 44 के आसपास हमने किया था। तो ये एक रेगुलर इनकम हमारी बन रही थी। लेकिन अभी जो 3 से 4 महीने के अंदर सिचुएशन बेरिश मोड पे आ गई, उसकी वजह से हम रेगुलर इनकम नहीं बना पाए। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके हम करते रहे, और हमने अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके बिल्ड भी किया है। ठीक है। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आपको ये जो मॉडल है, ये जो रूल है, ठीक है, NGSL इन्वेस्टिंग जो रूल है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें 4 ETF हैं, निफ्टी 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20 और LT गिल्ड 20 है। ठीक है। मार्केट इतनी धराशायी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 8% का रिटर्न दे रहे हैं। अगर मार्केट इतनी धराशायी होने के बाद भी 8% का रिटर्न है 6 महीने के अंदर, अगर मार्केट ऊपर की तरफ होती, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में होती, तो ये कितना परसेंट होता 6 महीने के अंदर? हो सकता था फ्रेंड्स ये कम से कम 12% के आसपास ये होता। 6 महीने का अगर 12% है, तो एक साल का कम से कम एवरेज के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ये 20% का रिटर्न, 22% का रिटर्न बनता है। तो 22% का जो रिटर्न है, क्या ये सही रिटर्न नहीं है? ठीक है। तो जो नए लोग हैं, जो ETF के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर इन 4 ETF के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि एक रेगुलर इनकम पहले जनरेट आप कर सकते हो। क्योंकि एक बड़े पोर्टफोलियो में ना रेगुलर इनकम जनरेट करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सारे इंडेक्स एक दूसरे की कॉपी करते हैं। निफ्टी 20 हो गया, IT 20 हो गया, बहुत सारे, ये सारे के सारे, एक जूनियर 20 हो गया, ये सारे के सारे कॉपी करते हैं, क्योंकि इनमें कंपनियां रिपीटेड होती हैं। बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं, वो रिपीटेड होती हैं। अगर वो सेक्टोरल इंडेक्स ना हो, स्पेसिफिक सेक्टोरल इंडेक्स ना हो, तो ये रिपीटेशन होती हैं कुछ कंपनियां, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, तो सारे इंडेक्स नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां पर सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप लगा चुके हैं, सारे इंडाइसिस में लगा चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये 4 अलग अलग वैरायटी है। निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड 20 हो गया, सिल्वर 20 हो गया, LT गिल्ड 20 हो गया। ये जो तीन है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट नीचे गिरे या कहीं भी हो। अगर नीचे मार्केट गिरती है ना, क्रैश हो जाती है, तो ये समझ लो कि ये सुपर स्टार बन जाते हैं, ये हीरो बन जाते हैं। इस समय गोल्ड 20 एक हीरो है। आप देख रहे हैं कितना परसेंट का रिटर्न है 6 महीने में? 21% का रिटर्न है। तो ये सुपर हीरो है इस समय मार्केट का, गोल्ड 20। समझ रहे हो? सिल्वर 20, ये समझ लो, ये देखो सिल्वर 20 तो बिल्कुल एक क्वीन है। मार्केट चाहे नीचे गिरे या उठे, ये अपने चाल में चलती रहती है। उसके बाद LT गिल्ड 20 है, ये पार्किंग के लिए है। आपको 4.5% के आसपास ये देगा, या 8% के आसपास तो ये देगा आपको साल भर में। ठीक है। यानी कि पार्किंग किया हुआ जो पैसा है, आपने वॉलेट के अंदर रखा है, इससे बढ़िया LT गिल्ड 20 के अंदर आपने डाल दिया, वहां से सेल होती है, आप कुछ ना कुछ इनमें से बाई कर सकते हो। तो ये जो 4 ETF है, अगर आप रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं, तो आप ये 4 के 4 आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इससे प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में।
एक वो पार्ट में जो री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, दूसरा ये है कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है आपका। सपोज मान लीजिए कि आपने इस 1 लाख रुपए इसमें से बनाया, ठीक है। 1 लाख में आपने 50,000 रुपए आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने ग्रांट कर दिया, ठीक है। आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर दिया है। आपने समझ लो कि एक ऐसी जगह डाल दिया जो आपको लेना ही नहीं है, आपको वो आप ले नहीं सकते उस चीज, वो 30 साल के लिए हो गया। और जो 50,000 है उसको आपने इसको री इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, ठीक है। बाकी आपका कैपिटल आपके पास है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, जितना भी है आपने इन चारों में जितना भी लगाया है, ठीक है। इससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है कि आपका 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, जितना भी होगा उसका 50% आप नेक्स्ट जेन के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ है 50% वो आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एक सॉलिड मॉडल है रेगुलर इनकम जनरेट करने का। अगर जो लोग ईटीएफ के अंदर आना चाहते हैं, वो ओवर डाइवर्सिफाई करने की बजाय आप इनके अंदर आप कर सकते हैं और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए भी लेके आते हैं, 4 लाख रुपए लेके आते हैं, तो 4 लाख से भी इनकम जनरेट हो जाएगी आपकी रेगुलर, ठीक है। 4 लाख से भी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका 4 लाख से कम है, 4-5 लाख से कम है, तो आप ये समझ लो कि एज ए इन्वेस्टर ही आप काम करेंगे इसके अंदर। आप पहले इन्वेस्टिंग करते रहो करते रहो, जब आपका कम से कम 10 लाख के आसपास हो जाए, तो उसके बाद फिर आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि ट्रेडर बनने से पहले आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। जब इन्वेस्टर आप बन जाओगे, उसके बाद ट्रेडर बन जाओगे, सुपर ट्रेडर बन जाओगे, फिर उसके बाद क्या है कि ये समझ लो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद आप जो मर्जी करोगे। लर्निंग आपके पास है, स्किल आपके पास है, पैसा आपके पास है, सब चीज़ें आपके पास है, फाइनेंशियल फ्रीडम है पूरी, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक फूड प्रिंट है हमारे लिए कि हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके आगे जाएं, तो हमारे फूड प्रिंट्स हमारे डेवलप होते जाएंगे। हम एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा पोर्टफोलियो 1 CR का हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा पोर्टफोलियो 1 CR का हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो भविष्य में 1 CR का हो, लगभग 1 CR का। और किसी का अगर 1 CR का है तो मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम वो बहुत ही लकी हैं कि जो लोग 1 CR का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि एक फिजिकल बिजनेस और ईटीएफ बिजनेस में क्या क्लैरिटी है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम तक हमें पहुंचा सकता है ईटीएफ बिजनेस, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक माइंड सेट के साथ काम करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स। तब तक आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप करिए। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।